हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम लोग सिक्स क्लास का आपका इतिहास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग इतिहास के चैप्टर को जानेंगे। हम ये जानेंगे कि बच्चों इतिहास क्या है। देखिए, क्योंकि आप अभी सिक्स क्लास में आए हैं और अभी तक आपने इतिहास विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सब्जेक्ट के बारे में भी समझेंगे और जो ये चैप्टर है इसके रिगार्डिंग भी सारी प्रॉब्लम समझेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों। लेकिन शर्त एक है कि आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, जल्दी जल्दी करके देखते हो ना, वैसे नहीं देखना। एक एक वर्ड आपको समझना है और बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों। बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप चैप्टर का नाम पढ़ पा रहे हैं बच्चों, लिखा हुआ है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। मतलब समझते हैं आप कि कोई भी घटना कैसे घटी। मतलब अभी देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपके सामने लूं कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई घटना घटी, तो आप पता लगा सकते हैं। आपको न्यूज़ टीवी चैनल से या न्यूज़पेपर से या फिर आपके मम्मी पापा के थ्रू या दादा दादी के थ्रू आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन बच्चों, अगर मैं बात करूँ आपसे आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले कि कोई भी घटना घटी, तो किस तरीके से घटी होगी बताओ बच्चों। जब कोई व्यक्ति है ही नहीं हमें बताने वाला, तो हमें उस बात का के बारे में पता कैसे चलेगा। 3000 साल, 4000 साल पुरानी बातें। तो बच्चों, उस चीज़ के बारे में जो हमें ज्ञान है, जो हमें नॉलेज मिलती है, वो हमें केवल और केवल किससे मिलती है? इतिहास से मिलती है। तो जैसे कि आप पढ़ भी पा रहे होंगे, क्या लिखा है यहाँ पे? इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को जानने की जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उन्हें कैसे कहते हैं, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, वो इस चैप्टर के में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्स्थ क्लास है हमारी, ये सबसे बेसिक क्लास होती है। यहीं से आप लोग जो है इतिहास पढ़ने स्टार्ट करते हैं और यहीं से आप सब कुछ सीखेंगे। और सभी 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी क्लासेस में आपको इतिहास पढ़ना है और यहाँ से आप बेसिक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक खोल लीजिएगा। इसमें आपको सब कुछ एक एक वर्ड आप समझना है। परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी, रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो बच्चों, आपको सोचना है, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? खुद सोचो बच्चों, दिमाग लगाओ कि क्या आपके पास ऐसी कोई टेक्निक है, क्या कोई आपको कोई बता सकता है ऐसा व्यक्ति कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ था? क्या आपको कोई बता सकता है? आपको ये बात सोचो ध्यान से बैठ के। तो आप क्या सोचेंगे, या आप अपनी मम्मी पापा से डिस्कस करो इसके बारे में कि आप बता सकते हो, मम्मी बता सकती हैं, पापा बता सकते हैं। तो पूछना उनसे, क्या वो बता पाएंगे मम्मी आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, 2000 साल पहले क्या हुआ था? तो बच्चों गारंटेड कोई आपको नहीं बता पाएगा कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ। 1000 साल पहले लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह की बुक पढ़ते थे, क्या करते थे, वो उनका रहन सहन कैसा था, क्या वो व्यापार करते थे, क्या वो चीज़ खरीदते थे, कैसे बेचते थे, वो सभी चीज़ आपको जो है इस चैप्टर में आपको जानने के लिए मिलेंगी। लेकिन शर्त एक ही है बच्चों, आपको ध्यान से एक एक चैप्टर को, इस चैप्टर को पढ़ना है और एक एक वर्ड को अच्छे से सुनना है। देखिए बच्चों, मैं हर लाइन को अंडरलाइन करता चलूँगा। जिस बच्चे को रीडिंग करनी नहीं आती है वो बच्चा भी बहुत ध्यान से फोकस करे इस चीज़ को। मैं एक एक वर्ड को पढ़ूँगा और आपको एक एक वर्ड को मेरे साथ पढ़ता रहना है और बोलना है, ठीक है। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। समझ में आई बात बच्चों? अगर हमें हजारों वर्ष पहले लोगों के बारे में जानना है तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? अध्ययन मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इतिहास की पढ़ाई हम लोगों को करनी पड़ेगी बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया इतिहासकार। इतिहासकार बच्चों, इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं बच्चों? इतिहासकार वो होते हैं जो इतिहास पे वर्क करते हैं, यानी कि जो इन सब चीज़ों को हमारे लिए लाते हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। वही इतिहास, जो इतिहास की खोज करते हैं, उन्हें ही इतिहासकार कहते हैं। वो तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर जो घटनाएं घटी थी उनको हमें जो है बताते हैं।
अब बच्चों वो भी कैसे बताएंगे, क्योंकि वो भी अभी प्रेजेंट के ही व्यक्ति हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं जिससे कि वो 1000 साल पुराने इतिहास को जान सकें। तो समझते आगे। इतिहास की डेफिनेशन समझिए बच्चों। इतिहास क्या है? देखिए, इतिहास बीते हुए समय, यानी कि जो समय बीत गया है और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? बीते हुए समय, जो समय बीत गया और उस समय लोगों के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए जो एक साधन है, वो क्या है बच्चों? इतिहास है। समझ में आई बात आपको? आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, हेडिंग है आपकी कैसे पता लगाते हैं। अब देखिए बात आ गई ना कि कैसे पता लगाते हैं हम उसके बारे में कि इतिहास में क्या चीज़ कैसे घटी थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों से मिलती है। समझ में आई बच्चों बात? अब एक चीज़ समझिए, जब हमें कोई चीज़ लिखी हुई नहीं मिली, कोई किताब नहीं मिली, कोई बुक नहीं मिली, तो हम उनके बारे में कैसे जानेंगे? तो हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? जो उनके द्वारा वस्तुएं, यानी कि जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन हमें मिले, खिलौने मिले, हथियार मिले, औजार मिले, ये सब चीज़ें हमें मिली। प्राय इन वस्तुओं को, अब देखना बच्चों, एक वर्ड आया पुरातत्ववेत्ता। क्या लिखा हुआ है? पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं बच्चों? जो जमीन की खुदाई करके, और ये जो पुरानी आज से 2000-3000 साल पुरानी चीज़ें जो जमीन के अंदर दबी हुई हैं, उनको खुदाई करके निकालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे होंगे बॉक्स के अंदर, पुरातत्व। पुरातत्व मतलब प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, निर्मित मंदिर, इमारत आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये जानकारी, वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। ये वाली बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि जो हमें सामग्री, यानी कि जो मटेरियल्स मिला है, उसके द्वारा इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब अगर मैं बात करूं इतिहास को डिवाइड करने की, बांटने की, तो 3 भागों में बांटा। पहला भाग वो जब हमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली। लिखित सामग्री मतलब कोई भी किताब नहीं मिली, कुछ भी चीज़ लिखी हुई हमें नहीं मिली, जिसे क्या कहा गया बच्चों? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है, जब हमें कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं मिली है। दूसरा पढ़िए, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। समझिए दूसरी बात कहना चाह रहा है कि हमें कुछ लिखा हुआ तो मिला, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, यानी कि हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो उस पीरियड को क्या गया, उस समय को क्या कहा गया बच्चों? आद ऐतिहासिक काल कहा गया। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका, इसी प्रकार जिस काल या समय के विषय में हमें लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है। अब देखिए समझिए, तीसरी कंडीशन क्या है? जब हमें लिखा हुआ मिला और हम उसे पढ़ भी पाए, तो उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अब दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ, एक बार समझिएगा। इतिहास को 3 जो है सामग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला वो प्राक ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली। दूसरा काल बच्चों क्या है? जिसमें हमें लिखा हुआ तो मिला, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। तीसरा काल बच्चों क्या है हमारा? जिसमें हमें लिखा हुआ भी मिला और हम उसे पढ़ भी पाए। उसे क्या कहा गया बच्चों? ऐतिहासिक काल कहा गया। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये हेडिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। समझिए बात को, जब मानव ने लिखना शुरू करा, तो इसका मतलब ये नहीं है जिस कॉपी पे आप लिखते हैं कि तो मनुष्य ने सबसे पहले उसी कॉपी के ऊपर लिखा होगा। सोचिए बच्चों, तो मनुष्य ने किस चीज़ पे पहले लिखा होगा? मानव ने। तो देखिए बता रहा है वो आपको, वह अपने लेखों मतलब जो लिखता था, ताड़ पत्रों, भोजपत्रों और ताम्र पत्रों पर लिखता था। एक तरीके से जैसे आपका पेज है ना, इसी तरीके का कुछ मटेरियल है। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, अब ये शिलाओं क्या है? स्तंभों,
पत्थरों, दीवारों, मिट्टी तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। समझ में आई बच्चों बात? अब ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को बताऊंगा आपको। देखिए ताड़पत्र, इधर आ जाइए डिब्बे के अंदर। ताड़पत्र क्या होते हैं? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, इनके ऊपर स्याही से लिखा जाता था। भोजपत्र क्या होता है बच्चों? भुर्ज नामक पेड़ की छाल, इसके ऊपर लिखा जाता था। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, इनके ऊपर जो है लेखकों के द्वारा लिखा जाता था। अब बच्चों दो चीज़ें, स्तंभ लेख और शिलालेख। स्तंभ लेख वो होता है जिसमें पत्थरों के खंभों पर लिखे लेख मिले हैं, यानी कि बहुत लंबे लंबे खंभे हैं और उन पे राजा महाराजाओं ने कुछ लिखवा रखा है। शिलालेख क्या होते हैं बच्चों? ये छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, जैसे आपने देखा हो घर में कच्चे मकान में सिल पड़ी होती है, लाल लाल सी होती है, इस तरीके से ही जो है सिल होती है, इस आकार में होती है और इस पर कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा होता है, जिसमें राजाओं ने अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में सब चीज़ें जो है लिखी हुई होती हैं और उसी चीज़ों से जो है हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखिए आपकी लाइन क्या लिखी हुई है? आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत साधन इस प्रकार हैं। अब देखिए इतिहास को जानने के जो साधन है उनको जो है कितने भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी पुरातात्विक स्रोत। क्या लिखा है बच्चों? पुरातात्विक स्रोत। जिसकी पहली हेडिंग है बच्चों आपकी पुरातात्विक स्रोत के अंदर अभिलेख। याद रखिएगा अभिलेख क्या चीज़ होती है उसको जानते हैं। यह अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अब समझिए, देखो छोटी छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। पहले तो अभिलेख क्या होता है वो आपको समझे। अब अशोक कौन है? सम्राट अशोक के बारे में सबने पढ़ा। ये हमारे हिंदुओं के बहुत पुराने राजा हुए हैं। हिंदुस्तान में जब जो राज था राजाओं का, तब उस टाइम पे सम्राट अशोक हुए हैं, जिन्होंने जो है क्या, एक अभिलेख का नाम है रुम्नीदेही अभिलेख, जो कहाँ पे मिला है? नेपाल देश के बारे में बच्चों आपने सुना होगा। वहाँ पे एक जगह पड़ती है लुम्बिनी, जो कि वहाँ पे मिला है। इस अभिलेख में अशोक ने क्या बताया बच्चों? इसमें बताया उसने उपज का 8वां भाग। उपज का 8वां भाग समझते हैं? मतलब जब वहाँ पे फसल उगाई जाती थी किसानों के द्वारा, मान लो उन्होंने 8 किलो फसल उगाई। कितनी बच्चों? 8 किलो। तो उस 8 किलो का 1 किलो जो है आपको जो है सम्राट अशोक को यानी कि सरकार को देना होगा। 8 किलो, जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं, इसी तरीके से उस टाइम पे जो है खेती का टैक्स लिया जाता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? देखिए इस तरीके का जो है ये रुम्नीदेही अभिलेख है। देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? लेकिन इसको जो है इतिहासकार पढ़ पाए हैं। ठीक है, उन्होंने पढ़ा और उसमें जो लिखा हुआ है उसको बताया भी है। ठीक है, देखिए इस पर लिखा हुआ भैया कुछ अक्षर को पहचानने के लिए कौन सी लिपि है? ब्रह्म लिपि है। कौन सी लिपि है बच्चों? ब्रह्म लिपि। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अशोक का अभिलेख रुम्नीदेही अभिलेख मिला वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो कौन सी लिपि है उसकी? तो ब्रह्म लिपि है। ठीक है, जैसे जिसको देखो ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब क्या है? दे। ये जो बना हुआ है उल्टा के, जैसे हम इंग्लिश में के बनाते हैं ना, ऐसा बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम? ऐसे अनार। और ये जो बना हुआ है ना उल्टा वी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गा। तो कुछ इस तरीके से सिंबल्स हमें मिले हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? अब जो अभिलेख मिले हैं उनसे क्या क्या जाना जा सकता है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम सिक्कों एवं मोहरे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? सिक्के एवं मोहरे। अब देखिए सिक्के जो मिले हैं हमें, मोहरे जो मिली हैं, उनसे हमें कितनी हेल्प मिल सकती है इतिहास के बारे में जानने के लिए। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, यानी कि देखो आज के टाइम पे भी 1 रुपये का सिक्का देखा है आपने, उस पर लिखा होता है ना नीचे सन लिखा होता है 1990 या 2005। ठीक है, यहाँ पे अशोक स्तंभ बना होता है, आपने देखा होगा सिक्के के ऊपर। ठीक है, तो और नीचे लिखा होता है भारत सरकार। तो उस टाइम पे क्या होता था बच्चों? उस सिक्के पे क्या होता था? ऐसा सिक्का होता था गोल, और यहाँ पे राजा की मूर्ति बनी होती थी और राजा का क्या लिखा होता था? नाम लिखा होता था, जिससे पता चल जाता है कि ये सिक्का उस राजा के समय पे यूज किया गया होगा। तो सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय के सिक्कों की बनावट, उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।
कुमार शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते दिखाया गया। देख रहे हैं आप ये वाला सिक्का, ये आपकी बुक में और अच्छा से दिखेगा। देखो घोड़ा बना हुआ है इस पर और उस पर एक राजा बैठे हैं, वो कौन है? कुमारगुप्त हैं, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखो एक सिक्के से हमें पता चल गया किसके बारे में? एक राजा के बारे में और उसके समय के बारे में। इस सिक्के को देखो, अब आपको सोचना है अपने दिमाग में कि इस सिक्के को देखकर आप और क्या क्या पता लगा सकते हैं, बताइए। ये आपको खुद सोचना है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इससे हम ये सोच सकते हैं, इस सिक्के से हमें ये जानकारी मिल रही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों, हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया से मिली। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आए, एक आया हड़प्पा और एक आया मेसोपोटामिया। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा भारत के एक शहर का नाम है, मेसोपोटामिया एक दूसरे देश का नाम है, एक दूसरे देश का शहर का नाम है, एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो इन दोनों देशों में या इन दोनों शहरों में किस तरीके से व्यापार होता था, मतलब लोग एक दूसरे से सामान खरीदते थे, कैसे पता चला? मान लीजिए एक राजा यहाँ पे कोई एक सिक्का यूज़ करता है, तो वो जो सिक्का है ना वो कहाँ पे मिला? मेसोपोटामिया में मिला। और जो मेसोपोटामिया में सिक्का यूज होता था वो कहाँ मिला? यहाँ पे हड़प्पा में मिला। तो जिससे पता चला कि हड़प्पा के लोग और मेसोपोटामिया के लोग एक साथ व्यापार करते थे। समझ में आ रही है बच्चों? देख रहे हो सिक्कों से क्या क्या चीज़ें हमें पता चल रही हैं। देखो अब एक जगह है धोलावीरा, कहाँ है? धोलावीरा। अगर आज की बात करूं, आपने नाम सुना होगा गुजरात का। किसका नाम बच्चों? गुजरात। ये हमारे हिंदुस्तान का एक राज्य है गुजरात, ठीक है, वहाँ पे ये जगह पड़ती है जिसका नाम है धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का यह पुरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा वहाँ से धोलावीरा से मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है आपका, सारनाथ का स्तूप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को, इसे याद भी करना है। सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, जहाँ हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्तूप। स्तूप क्या? जिसपे यानी कि जैसे देख रहे हैं ना ये पिलर सा बना हुआ है। ध्वम स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक, रुक जाइए एक मिनट, किसने? सम्राट अशोक ने कराया। महात्मा बुद्ध के बारे में तो बच्चों आप जानते हैं, नाम सुना होगा। भगवान महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। उपदेश मतलब समझते हैं, ज्ञान की बात महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहां बताई थी बच्चों? तो आप कहेंगे सारनाथ में बताई थी। सारनाथ कहां पे है आज के टाइम पे? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आज यहाँ पे ही रखिए इसको, कल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और चैप्टर को आगे। देखिए अभी आपका चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, साहित्य के स्रोत के बारे में। ये पूरी टेबल आपको मैं एक चीज़ समझाऊंगा, फिर आप पढ़ेंगे आगे। ये पूरा चैप्टर आपका जो है कंप्लीट किया जाएगा। थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सारा आपको जो है कल कंप्लीट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा।